नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा सप्तमी, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 2, नए राज्य व उनके राज्य। हमने पहले के वीडियो में चोल वंश के मंदिरों और मूर्तिकला के बारे में अध्ययन किया था। आज हम चोल साम्राज्य व कृषि क्षेत्र व सिंचाई के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने देखा था, भारत के दक्षिण भाग में चोल साम्राज्य स्थापित था और कावेरी नदी के तट के किनारे इसके कई अन्य क्षेत्र भी स्थापित थे। तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले छोटी छोटी धाराओं का निर्माण कर देती थी। छोटी छोटी धाराओं में वो बढ़ जाती थी और ये धाराएं बार बार पानी में आती जाती रहती थी और जिसके कारण से ये तट के किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा कर देती थी और जो इन शाखाओं के पानी से जो ये अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी थी, उस पानी से वहाँ पर विशेषतः चावल की खेती होती थी। यानी चोल वंश के समय ये उपजाऊ मिट्टी से चावल की प्रमुख खेती की जाती थी। तमिलनाडु का जो क्षेत्र था, वहाँ पहले से ही कृषि विकसित हो चुकी थी, लेकिन 5वीं व 6ठी सदी के अंतर्गत आते आते यहाँ खेती बड़े पैमाने पर होने लग गई थी। यानी कि तमिलनाडु में कृषि का पहले से ही विस्तार था, लेकिन धीरे धीरे 5वीं और 6ठी सदी में आते आते यहाँ इस इलाके में खेती बहुत बड़े क्षेत्र में भूभाग पर फैल चुकी थी। इस भूभाग पर फैलने के लिए इसके लिए और भी प्रयास किए गए थे, जैसे कि जंगलों को साफ किया जाने लगा। दूसरे शब्दों में कहा है तो ज़मीन को समतल किया जाने लगा, क्योंकि कृषि करने के लिए हमें समतल भूमि की आवश्यकता होती है। अतः जंगलों को साफ करके उन्हें बनाए गए, जिससे पानी को रोका जा सके। उस पानी का उपयोग है वो सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सके। इसके लिए पानी का उपयोग लेने के लिए और पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण किया जाने लगा, जिससे इन नहरों के माध्यम से कृषि क्षेत्र पर पानी अच्छे से उपलब्ध हो जाए। चोल वंश के अंतर्गत साल में 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। प्रकृति रूप से तो सिंचाई मानसून के ऊपर निर्भर थी और सिंचाई का दूसरा क्षेत्र था कि कृत्रिम रूप से प्रकृति के द्वारा होने वाली सिंचाई, जैसे मानसून के द्वारा हो गई, और कृत्रिम जिससे मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है वो कृत्रिम क्षेत्र कहलाता है। तो सिंचाई सिर्फ मानसून पर निर्भर नहीं थी। फसलों की सिंचाई करने के लिए कृत्रिम साधन भी अपनाए जाने लगे और कृत्रिम पद्धतियाँ ये थी कि कुओं और तालाबों का निर्माण किया जाने लगा, जिससे आसानी से सिंचाई हो सके और कृषि की पैदावार अच्छी हो सके। इसलिए कृत्रिम साधन भी अपनाए जाने लगे। अब है भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में हमें भूमि के अलग अलग भागों का उल्लेख मिलता है, जैसे वेलन वगाई। और वह उस भूमि के स्वामी होते थे, वह किसान उस भूमि के स्वामी होते थे, वे वेलन वगाई कहलाते थे। ब्रह्मदेव
यानी कि ब्रह्मदेव जो ब्राह्मणों को उपहार के रूप में दी गई भूमि है वो ब्रह्मदेव के नाम से जानी जाती थी। शाला भोग, विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि होती थी उसे शाला भोग के नाम से जाना जाता था। देवदान, तिरुमुकुटिन, ये मंदिर के उपहार में दी गई भूमि थी जिसे हम देवदान यानी देवताओं को दिया गया दान यानी मंदिर के लिए दी गई वह भूमि देवदान के नाम से जानी जाती थी। साम्राज्य का प्रशासन, जो चोल वंश था उसका किस प्रकार साम्राज्य बटा हुआ था, किन किन भागों में अलग अलग रूप से बटा हुआ था, उसके बारे में हम इस प्रशासन व्यवस्था के माध्यम से समझेंगे। पहला है उर। ये किसानों की बस्तियां होती थी जहाँ किसान लोग रहते थे। सिंचित खेती के साथ साथ ये बहुत विकसित होती गई। जहाँ किसान लोग रहते थे उस बस्ती को उर नाम से जाना जाता था। नाडू, दूसरा है नाडू। ये उर होते थे, छोटे छोटे क्षेत्र होते थे और सबको एक साथ मिला दिया जाता था, उसे कहा जाता था नाडू। यानी उर जैसे छोटे छोटे गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूल करने थे। वेलाल, ये धनी किसान होते थे। ये केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। चोल सरकार की देखरेख व नाडू के कार्यों पर इनका बहुत अच्छा नियंत्रण था। जब धनी भूस्वामी अच्छे कार्य करते थे तो चोल राजा इनको उपाधियों से विभूषित करते थे, उनको सम्मानित करते थे। जैसे उपाधि थी अरियार, मुवे देवलन, ये विभिन्न नाम से उपाधियां दी जाती थी। इन धनी भूस्वामियों को केंद्र में एक महत्वपूर्ण राजकीय पद भी दिया जाता था। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान यानी भूमि को दी गई दान के रूप में दिया जाता था। तो उस भूमि पर कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों में होने के कारण ये सारी भूमि थी वो ब्राह्मणों के अस्तित्व में आ गई। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि पर किसका स्वामित्व हो गया? ब्राह्मणों का स्वामित्व हो गया था। ब्रह्मदेव भूमि अनुदान की देखरेख के लिए ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा की जाती थी और सभा का निर्णय होता था वह शिलालेखों के रूप में मंदिरों के पत्थरों पर दीवारों पर दर्ज कर दिया जाता था। जो भूमि अनुदान यानी जो भूमि ब्राह्मणों को दान दी गई है उस भूस्वामियों की सबकी एक सभा होती थी और उस सभा में जो भी डिसीजन होता था वो शिलालेखों पर यानी पत्थरों पर लिख दिया जाता था। शिला यानी पत्थर, लेख नगर है। नगर एक व्यापारियों का एक संघ होता था जो कि नगर के सारे प्रशासनिक कार्य भी संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों से ये ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों की एक सभा का संगठन होता था। अब ये संगठन कैसा था, क्या क्या कार्य करता था? ये संगठन सिंचाई के कार्य, बाग बगीचे, मंदिर आदि की देखरेख के लिए ये संगठन होता था और इस संगठन के लिए एक सभा होती थी और सभा की अलग अलग समितियां भी बनाई जाती थी। इन समितियों की सदस्यता यानी इसका मेंबर बनना है तो उसके लिए कुछ जो योग्य होता था उसका चुनाव टिकट प्रणाली के द्वारा किया जाता था। यानी जैसे अभी वर्तमान में टिकट दे दी जाता है, जो इलेक्शन के लिए खड़ा होता है फिर उस टिकट की उसको प्राप्त होने पर वो चुनाव लड़ सकता है। तो उस समय
ताल पत्र पर, छोटी सी टिकट पर उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता था और वो जो सारी चिट होती थी उनको मिट्टी के बर्तन में डाल दिया जाता था और उन मिट्टी के बर्तन में से किसी बच्चे के द्वारा वो चिट निकाल दी जाती और जिस व्यक्ति के नाम की चिट निकलती उसी व्यक्ति को उस समिति का सदस्य घोषित कर दिया जाता था। तांग वंश के युग का चीन। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ था जो नगरों में से एक थी जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी, कोरियाई आया जाया करते थे, यानी कि प्रवास का कार्य करते थे। तांग साम्राज्य में परीक्षा के माध्यम की नियुक्ति की जाती थी। जो प्रशासनिक कार्य होते थे उसमें नौकरशाही प्रशासित होता था, यानी प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरशाही का कार्य होता था। अब इन नौकरों की जो सफाई है, जो अधिकारी है इसके अंतर्गत काम करने वाले, उनकी नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से होती थी। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। जिसमें योग्यता होती वह व्यक्ति इस एग्ज़ाम को देने के लिए बैठ सकता था। इन अधिकारियों की चयन की ये व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ साथ 1911 तक कायम रही थी। जो परीक्षा प्रणाली थी, किसी अधिकारी का चयन करना है तो ये यहाँ हमें तांग वंश के युग के चीन के माध्यम से देखने को मिली कि किस प्रकार अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। और इस परीक्षा में बैठने के लिए हर इच्छुक व्यक्ति इस परीक्षा में बैठकर उस योग्यता के द्वारा अपने पद का चयन कर सकता था और ये पद्धति 1911 तक कायम रही थी। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।